motion such that it opposes that relative motion or tendency of relative motion. It opposes that relative motion स्लैश लगा के लिख लो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, जो भी होगा। अगर रिलेटिव मोशन है तो उसका अपोज कर रहा होगा, अगर रिलेटिव मोशन की सिर्फ टेंडेंसी है तो उसका अपोज कर रहा होगा। दैट अपोजेस द मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन। कॉमा लगा के लिखो इज कॉल्ड फ्रिक्शन। बच्चों इसका मतलब है कि जब दो सरफेस, पहला क्या लिखा, जब दो सरफेस कांटेक्ट में, या तो उनमें रिलेटिव मोशन हो रहा हो या रिलेटिव मोशन की क्या हो, टेंडेंसी। रिलेटिव मोशन होने का मतलब एक दूसरे के रिलेटिव में स्लिप कर रहे हैं। मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन। और अगर मैं कहूं मैं अपने बोर्ड के और मेरे हाथ के बीच में क्या हो रहा है, मेरा हाथ बोर्ड पे स्लिप कर रहा है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। वन इज जो मेरा हाथ है, माय स्किन, एंड अदर इज बोर्ड। बताओ ये यस। बट अगर मैं अपने हाथ को ऐसे रख के ऐसे पुश कर रहा हूं आगे की तरफ, लेकिन मेरा हाथ आगे बढ़ नहीं रहा, बट मैं पुश कर रहा हूं, टेंडेंसी ऑफ, तो पुश कर रहा हूं, मैं ट्राई तो कर रहा हूं इसको मूव कराने का, बट ये सरफेस में मूव नहीं कर रहा। तो उस वक्त इसको क्या बोलते हैं, टेंडेंसी। कि बॉडी मूव करने के लिए मूव तो करना चाहती है, बस रोक रखा है फ्रिक्शन। तो वहां पर देयर इज नो रिलेटिव मोशन बट स्टिल फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। वहां पर क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। क्या होती है, तो रिलेटिव मोशन होने का मतलब है अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होने लगा है, इसका मतलब दोनों में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। क्या स्टार्ट हो गई, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट। अच्छा बताइए, अगर ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, ये मोशन तो है पेन में, क्या मेरे हाथ और पेन के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है? हाथ के रिलेटिव में पेन काहे पे है? हाथ के रिलेटिव में तो पेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, लेकिन यहाँ टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन। बात समझ रहे हैं? तो जब तक स्लिपिंग नहीं होती है, सिर्फ टेंडेंसी होती है स्लिपिंग, उस वक्त दो सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, जो फ्रिक्शन लगता है, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब दो सरफेस स्लिप करना स्टार्ट कर देती हैं एक दूसरे के रिलेटिव, फ्रिक्शन लगता है, उसे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, दो तरह के फ्रिक्शन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये लोग पहले से यहाँ बैठे थे, मेरी गलती नहीं, जहाँ बैठे मिल गए वहीं शुरू कर दिया। तो इसको इम्पेंडिंग मोशन भी कहते हैं, जो आप बता रहे हैं। इम्पेंडिंग स्टेट तो वो होती है जब व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू, करने ही वक्त लिमिटेड स्टेट है। तब तक मैं ये लगा लेता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं कहानी को शुरू करता हूँ। इसका मतलब फ्रिक्शन जो हमारा होता है, हर बार दिखाना ये दिखा तो नहीं रहा। एक बार रीस्कैन पहले ये में कर मेरी मतलब है कि भाई मेरी बात नहीं आ रही। हाँ ऑन नहीं है क्या? चार्जिंग के बाद 2 मिनट के बाद ही आती है। नहीं ऑन तो है, वहाँ लाइट नहीं 2 मिनट मतलब बाद ही आएगी। अच्छा ये तो मेरे में ये मतलब चार्जिंग पूरा लगाते कनेक्ट ही नहीं होती है। ये बात है।
आ जाओ बेटा सिंपल 100% हो गई। चलिए, तो हम ये बात समझ गए कि बच्चों रिलेटिव मोशन यदि हो रहा है यानी स्लिप कर रही हैं दो सरफेस आपस में, या स्लिपिंग की टेंडेंसी है, रिलेटिव मोशन हो नहीं रहा है, सिर्फ उसकी चाहत है दो सरफेस के बीच में, तो भी फ्रिक्शन लगेगा। और फ्रिक्शन बच्चों हम दो तरह का पढ़ने वाले हैं इस बेसिस पे। कौन कौन से बेटा? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे कहोगे? कि व्हेन रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस but there is some tendency of relative motion. In that case, friction acting between the two surfaces is called static. लिखना नहीं, इधर सब लिख के क्या करोगे? काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? When relative motion or relative slipping between two surfaces starts, then the friction acting between the two surfaces is called kinetic. ठीक है, मैं लिखवा दूंगा जब लिखवाऊंगा। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूं, आप बताइए जरा। अभी बताइए मेरे हाथ और, रुक जा, अभी बताइए मेरे हाथ और पेन के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक या स्टैटिक? अब कुछ बच्चे गलत स्टेटमेंट बोलते हैं, कहते हैं सर जब तक बॉडी रेस्ट में है तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक होता है, जब मोशन करने लगती है तो काइनेटिक होता है। रॉन्ग स्टेटमेंट है कि नहीं? पेन मोशन कर रहा है लेकिन फिर भी फ्रिक्शन स्टैटिक है, मोशन तो कर ही रहा है पेन। हाँ, जिस सरफेस के, हाँ रिलेटिवली रेस्ट, समझ में आ रही बात? रिलेटिवली जब मोशन करेगा तब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। बताओ भैया, अभी ये पेन और मेरे हाथ के बीच में कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक है कि नहीं? तुम अगर बस की छत पे पंक्ति लगा के बैठे हो, ट्रेन की छत पे मान लो, और ट्रेन में तुम फिसल नहीं रहे हो, वैसे ऐसे वहीं चिपके बैठे हो और ट्रेन के साथ जा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? और तुम मान लो फिसलते जा रहे हो ट्रेन के ऊपर, तो क्या? समझ गए? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक, बढ़िया बात है। तो सब यहां पर हम ये भी समझेंगे कि टेंडेंसी किसे कहते हैं। थोड़ा दिखा देता हूं टेंडेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ग्राउंड पे कोई बॉडी रखी है, हालांकि हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले, यहां से हमने मान लो एक बॉडी पे एक फोर्स लगाया और ये बॉडी यहीं की यहीं रुकी हुई, ये आगे बढ़ ही नहीं रही, ये रफ सरफेस है, रफ। तो अगर ये बॉडी आगे बढ़ नहीं रही है, सोचो, तो टेंडेंसी, मोशन तो हो नहीं रहा है, ग्राउंड के रिलेटिव में, अर्थ के रिलेटिव में, ग्राउंड के रिलेटिव में स्लिप तो कर नहीं रही है, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा। लेकिन इसके पास टेंडेंसी है मोशन की, है कि नहीं? अब मुद्दा ये कि यार टेंडेंसी किसे कहते हैं? तो टेंडेंसी का बिल्कुल सरल मीनिंग होता है कि यदि फ्रिक्शन ना होता तो वो सरफेस के रिलेटिव में कहां जाती। यदि फ्रिक्शन ना होता तो देखो, यदि फ्रिक्शन ना होता तो ये फोर्स इस बॉडी को किधर भगा देता है? इसका मतलब इसकी आगे भागने की टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी का अपोज करते हुए फ्रिक्शन इस बॉडी पे कैसे लगेगा? पीछे, क्योंकि हम आगे डायरेक्शन कैसी होती है, वैल्यू कैसी होती है, इसके बारे में विशेष चर्चाएं करेंगे। फिर इसके माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझेंगे कि फ्रिक्शन डेवलप कैसे होता है, ठीक है ना? तो अभी हम क्रमबद्ध तरीके से याद करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की। ऑलराइट, चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन है मुझे फोन कर रहा है? सही, जैसे केबीसी नहीं होता, पहले अमिताभ बच्चन बोलता है हाँ मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ केबीसी से, ये वैसा लगा आपका? अच्छा, अमिताभ बच्चन स्वयं बोल रहे हैं? हाँ करते थे केबीसी, अब वही लाइफ लाइन हटा दी, फालतू थी।
हाँ क्या हमेशा ही गलत मिलता है। नहीं कॉमन पीपल से क्या पूछोगे कोई भी सवाल एकदम से कॉल आया बच्चे बोलो वैसे ही था आगे तो इस बात रही स्टैटिक। सबसे पहले लिख लीजिए बेटा फर्स्ट पॉइंट, व्हेन लिखिए, मैं बोलता हूं, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग between the two surfaces in contact, when there is no relative slipping between the two surfaces in contact, but there is some tendency of relative slipping, but there is some tendency of relative slipping, then friction between them is called static. Friction between them is called static. Friction between them is called static. मतलब रिलेटिव स्लिपिंग तो नहीं हो रही है, परंतु रिलेटिव स्लिपिंग की क्या है, टेंडेंसी। ऐसी सिचुएशन में दो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये पहला है कि व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात यह है कि क्योंकि पहली बात हमने पढ़ी कि एक ऐसा फोर्स जो रिलेटिव मोशन या उसकी टेंडेंसी का अपोज करता है उसे फ्रिक्शन कहते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। हमेशा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, और टेंडेंसी बड़ा ही जहर शब्द है, इसको हम बाद में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट पहले इसमें लिख लीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी या स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, थोड़े से पॉइंट से, मैंने क्या कहा, एक लेक्चर थ्योरी है, थोड़ी थोड़ी पर लिखाते जाएंगे, सवाल भी कराते चलेंगे, ज्यादा थ्योरी लिखवाते नहीं, मैकेनिक्स में होती नहीं थ्योरी। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स opposite to the tendency of relative motion. Acts, ACTS, acts. जीभ को बहुत 120 डिग्री मरोड़ना पड़ता है, एक्ट निकलता ही नहीं, और एक्ट्स बोलना तो भगवान ही मालिक है। एक्ट्स अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ, मतलब जिस जो बॉडी की टेंडेंसी होगी दूसरे रिलेटिव में उसके अपोजिट। जैसे मान लो कोई बॉडी दूसरी बॉडी ए बॉडी बी के रिलेटिव में राइट डायरेक्शन में स्लिप करना चाहती है, तो बॉडी ए की जो टेंडेंसी होगी बॉडी ए पर फ्रिक्शन उसके अपोजिट लगेगा। इसी तरह से बॉडी बी की टेंडेंसी अगर ए के रिलेटिव में पीछे की तरफ है तो बी पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। मेरी टेंडेंसी अगर तुम्हारे रिलेटिव में राइट फिसलने की है तो मेरे पे फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। तुम्हारी टेंडेंसी अगर मेरे रिलेटिव में राइट की है तो तुम पे लेफ्ट में लगेगा। समझ आ रही बात? जिसकी जो टेंडेंसी होगी रिलेटिव मोशन की उसका अपोज करेगा। अभी बिल्कुल दिखा दूंगा, खोल के रख दूंगा, बस लिखवा रहा हूं बस। अब जैसे देखो, सिंपल सी बात है, जैसे मैं कहूं, कैसे देखो, अभी मैं इसको डिटेल में लूंगा बहुत अच्छे से। जैसे मान लो ये बॉडी है बेटा, बॉडी है, अभी मैं इस पे फोर्स F लगाऊं और मैं कह रहा हूं कि बॉडी रुकी हुई है, पहली बात तो मेरे मन में पहला ही जवाब, फोर्स लगाया फिर भी बॉडी रुकी हुई है, यानी रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रहा। यहां पर देखिए, हमेशा देखिए दो सरफेस की बात होती है हमेशा। एक सरफेस है ग्राउंड जो मूव कर नहीं सकती, ग्राउंड पे ही खड़े हैं तो रेस्ट पे रहेगी। दूसरी सरफेस है बॉडी की नीचे वाली सरफेस। पहले ये देखा जाता है कि दोनों में रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं। रिलेटिव मोशन यदि हो रहा है तो दिखता है, स्लिपिंग नजर आती है, ये बॉडी चल पड़ती तो हम कहते हैं रिलेटिव मोशन हो रहा है। पर अभी ये रेस्ट पे है, मतलब रिलेटिव मोशन तो नहीं हो रहा है। टेंडेंसी हो सकती है, तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा है, स्टैटिक लगेगा अगर लगेगा तो। अब हमने कहा यार टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है, तो हमने आपके बताया सरल तरीका होता है टेंडेंसी पता करने का कि ये सोचा जाता है कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो दोनों के बीच में कैसा रिलेटिव मोशन होता,
उसी को टेंडेंसी कहते हैं कि यही करना चाहते थे पर फ्रिक्शन ने रोक रखा है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। मतलब वो क्या चाहता है, रिलेटिव मोशन हो कि ना हो, ना हो। जब तक उसके जान में जान है वो रिलेटिव मोशन होने नहीं देगा। जब जान निकल जाएगी उसकी, हम बताएंगे कब जान निकलती है, तभी रिलेटिव मोशन होता है। जब तक उसके जान में जान है वो दोनों सरफेस को एक दूसरे के रिलेटिव में फिसलने नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर टेंडेंसी हो सकती है। अब टेंडेंसी देखने के लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता। तो थोड़ी देर के लिए हमने इमेजिन कर लिया कि सरफेस कैसी है, स्मूथ है, फ्रिक्शन है ही नहीं। फिर सोचो अगर तुमने फोर्स लगाया होता तो ये बॉडी ऐसे आगे भागी होती कि नहीं। इसका मतलब इसकी ग्राउंड के रिलेटिव में आगे भागने की टेंडेंसी, इसे कहते हैं टेंडेंसी। समझ रहे हैं ना। टेंडेंसी दिखती नहीं है, देखनी पड़ती है। क्या इमेजिन करके देखते हैं कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन कैसा होता, उसी को टेंडेंसी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो भैया अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये बॉडी आगे भागी होती, यानी इस बॉडी की इस सरफेस के रिलेटिव में कहां जाने की टेंडेंसी है। तो भैया इस बॉडी पे फ्रिक्शन थोड़ा अंदर बनाते हैं ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कि किस बॉडी पे लग रहा है। ये है फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी बाय द ग्राउंड, और इसका रिएक्शन फोर्स, एक्शन रिएक्शन होता है ना। तो अगर ग्राउंड बॉडी पे लगाएगा तो बॉडी का छोड़ देगा ग्राउंड पे। ये है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्राउंड बाय द बॉडी। जब बॉडी पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो हमें इस वाले से मतलब होगा, इस वाले से नहीं मतलब होगा। पर होता है एक्शन रिएक्शन, और लगते दोनों इसी सरफेस पे लगेंगे कि नहीं। अब इसलिए थोड़ा अलग अलग दिखाने के लिए ग्राउंड वाला थोड़ा नीचे दिखा देते हैं, बॉडी वाला थोड़ा बॉडी के अंदर। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ दिखा देते हैं फ्रिक्शन। मेरा मन करता है उनकी भी मुंडी उड़ा दे, गर्दन अलग कर दे। अबे फ्रिक्शन सरफेस पे लगता है, अरे यहाँ नहीं दिखा सकते हो तो कम से कम यहीं दिखा दो, थोड़ा सा सरफेस के पास दिखाओ यार। यहाँ दिखा देते हैं, ये लग सर जी फ्रिक्शन लग रहा है, ये बीच में कहाँ जाके फ्रिक्शन लग रहा है ना। थोड़ा सा सही बनाने का प्रयास किया करो। समझ में आ रही बात। अब देखो ये तो आसान था, एक सरफेस थी ग्राउंड, तुमने टेंडेंसी बड़े आराम से देख ली। सबसे पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन नहीं निकाल पाते, क्योंकि उनको टेंडेंसी पता ही नहीं होती है। अब जो एक सवाल देता हूं, मैंने तुमसे कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, नीचे वाली बॉडी 4 किलोग्राम की, यहां फ्रिक्शन नहीं, ये समझो, और ऊपर वाली बॉडी 2 किलोग्राम की, यहां पर मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां पर मैंने, चलो इसमें 8 न्यूटन का लगाया, इस पे मैंने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। F1 8 न्यूटन, F2। और मैंने तुमसे कहा विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, यहां फ्रिक्शन है, यहां फ्रिक्शन है, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, मूविंग टुगेदर। ऐसा तुम्हें सवाल में दिया गया है कि दे आर मूविंग टुगेदर। सवाल ये है, बताओ 2 kg, और यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो 2 kg वाले पे आगे या पीछे किस डायरेक्शन में लगेगा, 4 kg वाले पे आगे पीछे के, मतलब 2 kg वाले पे ड्यू टू 4 kg किस डायरेक्शन में होगा, 4 kg वाले पे ड्यू टू 2 kg किस डायरेक्शन में होगा। यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं, इट इज गिवन टू यू। और ये आपको दिया गया है कि दोनों कैसे चल रहे हैं, साथ साथ। तो पहले मेरे पहले सवाल का जवाब दो, दोनों को तुम घसीट रहे हो पर ड्यू टू फ्रिक्शन बोथ आर कमिंग टुगेदर। तो बताओ उनके बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ कि काइनेटिक। स्टैटिक। स्लिपिंग तो हो नहीं रही, मूविंग टुगेदर मतलब क्या हुआ, सेम एक्सेलरेशन से साथ साथ चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। अब ये बताओ किस पे आगे होगा, किस पे पीछे होगा। फलाने भैया कह रहे हैं आयुष जी कि 2 kg पे आगे होगा और 4 पे पीछे होगा। आप लोगों का क्या विचार, आप लोगों का विचार क्या है, विचार है, अचार विचार क्या है भाई, आम का अचार, नींबू का अचार, बताओ। यस पांडे फिर गोला मार के ना, ये पेपर में टॉप मार के मानेगा, हम समझ रहे हैं। हालांकि मैसेज आया था उसका, सर मेरा कल मैथ का पेपर है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। हमने कहा वेरी गुड बेटा, क्या करोगे जीवन में, पढ़ लिख के क्या करोगे। आओ बेटा आ जाओ, बताओ। बताओ 2 पे आगे लगेगा, तुक्का मार रहे हो, तुक्का।
पहले हमने क्या कहा, सुनो ध्यान से मेरे प्यारे देशवासियों। इसको इधर ही घसीट रहे हैं, तो हम इससे सोचेंगे इसको इधर घसीट रहे हैं, इसको इधर फ्रिक्शन लगेगा, उसका रिएक्शन दोनों पे एक डायरेक्शन में तो लग नहीं सकता, एक्शन रिएक्शन है, एक ही डायरेक्शन में लगा दोगे दोनों पे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर फोर्स के अपोजिट लगता है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इस पुरानी से जो कचड़ा वाली बातें दिमाग भरे से हटा दो, ना मोशन के अपोजिट लगता है ना फोर्स के अपोजिट लगता है, सब स्टेटमेंट रॉन्ग है। रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। और पहले हमने क्या बताई थी, सरल सी बात, ये सोचना कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो मोशन कैसा होता। सोचो अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होगा तो इस 2 kg वाले पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा, 8, तो इसका एक्सेलेरेशन कितना आएगा, 4 आएगा कि नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, मैं एज्यूम करके देख रहा हूं, इस वाली बॉडी पे 12 न्यूटन फोर्स है तो A2 कितना आएगा। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन ना रहा होता तो ऊपर वाली बॉडी 4 के एक्सेलेरेशन से दौड़ी होती, नीचे वाली 3 के एक्सेलेरेशन से दौड़ी होती, कौन आगे निकल गई होती, 4 वाले के रिलेटिव में 2 वाली आगे निकल गई होती, चूंकि 2 का एक्सेलेरेशन अधिक होता कि नहीं, पर आगे निकल नहीं पा रही है, किसने रोक रखा होगा, टेंडेंसी क्या है, इसी को तो टेंडेंसी कहते हैं। अगर फ्रिक्शन ना रहा होता, ये हिला क्यों कौन रहा, हाँ, अगर फ्रिक्शन ना रहा होता तो नीचे वाली बॉडी का एक्सेलेरेशन 3 रहा होता, ऊपर वाले का 4 रहा होता, यस या नो। इसका मतलब नीचे वाला धीरे धीरे चलता, ऊपर वाला तेज चलता, तो क्या ऐसे फिसलता जैसे मेरा हाथ फिसल रहा है, बताओ ऐसे फिसलता कि नहीं। तो नीचे वाले के रिलेटिव ऊपर वाला किधर भाग रहा है, यही टेंडेंसी है जिसे फ्रिक्शन ने क्या कर दिया, रोक दिया। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी फ्रिक्शन आगे जाने की थी, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा होगा, इस पे आगे लगा होगा। सुनो, फ्रिक्शन ने किया क्या, फ्रिक्शन का काम क्या है, वो करना क्या चाहता है, रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। यानी वो चाहता है कि दोनों साथ साथ चलें, समझना बहुत ध्यान से, वो क्या चाहता है, दोनों साथ साथ चलने का मतलब दोनों का एक्सेलेरेशन सेम हो कि अलग अलग हो। तो ऐसा वो कैसे कर सकता है, जिसका एक्सेलेरेशन अधिक होगा उसको घटाने की कोशिश करेगा, जिसका कम होगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, तभी तो इक्वल कर पाएगा, तभी तो टुगेदर चला पाएगा। तो ऊपर वाले का एक्सेलेरेशन ज्यादा था तो इसको कम करने के लिए उल्टा लगा फोर्स के, नीचे वाले का एक्सेलेरेशन कम था, ये कह रहा धीरे धीरे चलेंगे, 2 घंटा हमारे साथ चल, तो आगे की तरफ लगने लगा, अरे लगने लगा कि नहीं। तो जिसका कम था उसको बढ़ाने का प्रयास किया और जिसका ज्यादा था उसको घटा दिया। इस तरह से वो क्या कह रहा है, अलग अलग नहीं, मेरे जीते जी कैसे चलना पड़ेगा, साथ साथ। क्या समझ में आ रहा है। तो देखो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखो उन लोगों की बात गलत हो गई जो कहते हैं फोर्स के अपोजिट लगता है, नीचे वाली बॉडी पे तो फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स के अपोजिट लग रहा है। यही इसीलिए ये सारे कंक्लूजन जो हम रट लेते हैं जूनियर क्लासेस में एकदम वाहियात होते हैं, लेकिन उस वक्त उस उम्र में वही समझदारी होती है ना। तो अब हम 11th में आ चुके हैं, ऐसे नहीं करेंगे। तो अब अगर हमसे कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द फाइनल एक्सेलरेशन, ना ये 4 से चल पाया ना ये 3 से, इसको 2 घंटा मार के थोड़ा कम कर दिया, इसको 4 घंटा मार के थोड़ा बढ़ा दिया होगा, तो बीच में कुछ एक्सेलरेशन आया होगा। अगर मैं पूरा सिस्टम मान लूं तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल। अगर पूरा सिस्टम मान लूं तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है। अगर मैं कहूं बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या हुआ होगा अगर ये साथ साथ चले होंगे, तो 8 + 12 20 डिवाइड बाई 6 10/3 3.33 पे लाके बराबर कर दिया है दोनों का। इसका मतलब ना इसको 4 से चलने दिया ना इसको 3 से, इसका घटा दिया इसका बढ़ा दिया, बराबर बना दिया। समझ में आया। थोड़ा इस सवाल के थ्रू मैं फ्रिक्शन का फील देना चाह रहा था। करता क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का नहीं। वो चाहता है अगर 2 सरफेस टच कर रही हैं एक दूसरे को तो जब तक मैं जिंदा हूं तब तक दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल रखने का प्रयास करता है। हमेशा जब भी मल्टीपल बॉडी पे हो और मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो तो फ्रिक्शन को हटाकर यह देखना चाहिए कि इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। जिस बॉडी का एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है उसके एक्सेलरेशन को घटाने की कोशिश करेगा, जिसका कम आ रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अल्टीमेटली वो चाहेगा कि ये फ्रिक्शन जो है ये दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल हो जाए। इस तरह से फ्रिक्शन की अपने आप डायरेक्शन को मैनेज करेगा। इस तरह से फ्रिक्शन, बात समझ में आ रही बेटो। तो यही हमने कहा कि ये सरल एग्जांपल है जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है जिसमें रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी एक्चुअली में कैसे देखते हैं ये थोड़ा सा हमने रियलाइज किया। और बिल्कुल इसका कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन वो मेरी लाइन याद रखोगे तो कभी फंसोगे नहीं। रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी देखने के लिए क्या सोचना चाहिए कि अगर फ्रिक्शन ना होता
तो दोनों में मोशन कैसा हुआ होता, उसी को रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी कहते हैं। मतलब टेंडेंसी हिडन चीज है जिसे देखने के लिए पहले सारी सरफेस को कैसा मानना पड़ता है, स्मूथ मानना पड़ता है, फिर उनके एक्सीलरेशन देखने पड़ते हैं, तब पता चलता है अच्छा इसके ये तेज भागने वाला था, इसको फ्रिक्शन ने थोड़ा घटा दिया होगा, अच्छा ये धीरे धीरे चल रहा था, इसको बढ़ाने की कोशिश करी होगी, इसका मतलब फ्रिक्शन ने ऐसे लगा होगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन को हम जज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? दोनों एग्जांपल लिख लो फटाफट, फिर हम लोग कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। पेन पे जिस तरफ मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में, हैंड पे ऑपोजिट। देखो ऐसे ना, एक्शन रिएक्शन है ना। सोचो ये तुम्हारा हाथ है और ये पेन रखा है, अगर इस हाथ को तुम आगे ले जा रहे हो तो पेन को कौन आगे ले जा रहा हो? हु इज मूविंग पेन टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन? देयर मस्ट बी सम फोर्स, तो देयर इज नो अदर फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन ही आगे ले जा रहा होगा। या ये समझ लो, तुम पेन को तो ले, तुम अपने हाथ को आगे ले जा रहे हो, अगर फ्रिक्शन ना होता तो पेन यहीं बना रहता और हाथ तुम्हारा आगे निकल जाता, यानी पेन के रिलेटिव में हाथ की टेंडेंसी आगे होगी, तो हाथ में फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो रिएक्शन पेन पे आगे लगेगी। ऐसे भी सोच सकते हैं। अभी हम डायरेक्शन पे और आएंगे, बट हम थोड़ी सी बातें और लिख लेते हैं, फिर हम डायरेक्शन के कुछ अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे, कब कहाँ फ्रिक्शन कैसे लगता है। चलो जैसे अगर हम डायरेक्शन की बात कर लें थोड़ा सा और एग्जांपल्स देख लें, जैसे मान लो, बताना जरा फटाफट, ये फिक्स्ड वॉल है, एक ब्लॉक है, इसको इधर से फोर्स लगा के वॉल से अटैच कर रखा है। जैसे मान लो ये मैं ब्लॉक कह देता हूं, ये डस्टर ये है, ये मान लो बोर्ड हो गया वॉल, और ऐसे मैंने फोर्स लगाया इस पे ऐसे। अभी मैं कहूं बताओ इस डस्टर पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? तो सबसे पहले देखिए, मैंने ऐसे फोर्स लगाया है तो इधर से इस ब्लॉक से वॉल पे ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा, इधर तो जाने की कोई वो नहीं है। ये जो वेट होगा ये डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये इस बॉडी को गिराने की कोशिश करेगा, इसलिए अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप कितना भी फोर्स लगा दो ये रुका नहीं से हो सकता, ये गिर जाता वेट की वजह से। यानी वेट की वजह से इस ब्लॉक की ग्राउंड तो वॉल तो फिक्स है, पर इस बॉडी की टेंडेंसी क्या होगी, डाउनवर्ड आने की, तो इस पे फ्रिक्शन जो लगा होगा वो कैसे लगा होगा, ऐसे फ्रिक्शन लगा। ये फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ड्यू टू वॉल, और वॉल पे ब्लॉक की वजह से क्या होगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फ्रिक्शन ऑन द वॉल ड्यू टू ब्लॉक, ठीक है ना। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे अगर मैं कहूं कि ये मान लो M1 एक ब्लॉक है और ये M2 एक ब्लॉक है, ये स्मूथ सरफेस है और इस पे एक फोर्स लग रहा है, बोथ आर मूविंग टुगेदर, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ऐसा गिवन है। स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन इन दोनों के बीच में बनानी है, किस पे आगे लगेगा किस पे पीछे लगेगा, थोड़ा सोच समझ के बनाइए।
दोनों एक्सेलरेशन से ही मतलब हाँ, ऐसा गिवन है तुमको कि बोथ आर मूविंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। हमको सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है। पहले आप सोचो सोचो, फ्रिक्शन हटा के सोचो। नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, उन दोनों के बीच में सोचो कि फ्रिक्शन नहीं होता तो कौन कैसे भागता। सोचो अगर यहां फ्रिक्शन ना होता तो नीचे वाली बॉडी तो यहीं बनी रहती, ऊपर वाली किधर भाग जाती। तो ऊपर वाले की टेंडेंसी नीचे वाले के रिलेटिव में आगे की तरफ है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ऊपर वाली बॉडी आगे भाग जाती कि नहीं। हेलो। हाँ, नहीं अभी नहीं करते ना, हम उनसे बात। अच्छा, क्लास है। हाँ, अभी आए तो घर पे ही, मैं आज लाया नहीं एडमिशन। हाँ, उसके लिए हम इकट्ठे बन जाएंगे, सिखा भी देंगे कुछ। बताओ, बनाओ बनाओ बनाओ। इसी क्वेश्चन में ये फोर्स नीचे वाले भी बना। और पीछे की तरफ भी बना हुआ भाई, समझ नहीं है। अरे भाई मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, ऊपर वाली इसमें कुछ बोलते हैं ना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो इसमें उसी साइड से फोर्स लगा के पीछे इस साइड से फोर्स लगा के आएगा इसलिए मतलब सर का कहना है कि पीछे वाला सर्कल स्मूथ पे जो द्वारा हटाने हाँ ये है।
सर आपका माइक म्यूट है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहां पर ये वाला ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा एमोन, लेकिन ये आगे भाग जाएगा। ये तो टेंडेंसी हुई, मतलब नीचे वाले के रिलेटिव में ऊपर वाला आगे भागने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन ने क्या किया होगा इसे रोकने के लिए? ऊपर वाले पे पीछे लगा होगा और नीचे वाले पे आगे लगा होगा। तो ऊपर वाले के एक्सेलरेशन को कुछ रिड्यूस कर दिया होगा, नीचे वाले को बढ़ा के साथ साथ कर दिया होगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह से फ्रिक्शन लगाओ। अब अगर यही मैं क्वेश्चन ऐसे कर दूं कि ये M1 है और ये M2 है, ये फोर्स ऐसे लगा दिया मैंने, ठीक है ना? तो ये फोर्स जब ऐसे लगा दिया तो इस पे जब फोर्स हमने आगे लगाया, अभी भी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यहाँ ये फ्रिक्शन नहीं है मान लो, और हमने कहा बताओ साथ साथ चलने के लिए फ्रिक्शन कैसे लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन है दोनों के बीच में, सेम ही हो गया ये तो। ऐसे बताओ, अब बताओ क्या होगा? पहले ये बताओ, अगर फ्रिक्शन ना हो इन दोनों के बीच में तो M2 का मोशन कैसा होगा? ये नॉर्मल लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा, ये वेट लगेगा। इधर कौन सा फोर्स लगेगा? कोई लगेगा? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये M2 तो वहीं बना रहेगा। तो आप इसको फोर्स लगाओगे, ये आगे निकल जाएगी, ये गिर जाएगा। आप सोचा करो ना कि कौन फोर्स लग रहा है उस पर, कौन नहीं लग रहा। फोर्स ही तो आगे मोशन कराएगा, बढ़ाएगा। मतलब अगर फ्रिक्शन ना हो तो M2 यहीं बना रहेगा, M1 आगे निकल जाएगा फोर्स की वजह से। तो M2 के रिलेटिव में M1 की टेंडेंसी आगे जाने की इस बार, है कि नहीं? तो M1 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और M2 पे किधर लगेगा? आगे। सेम, इसका मतलब फ्रिक्शन ही आगे ले जा रहा है इसको। यही पेन वाला केस हो गया है। कहां हाथ के ऊपर पेन रखा था, हाथ को आगे ले जा रहे। समझ में आ रही बात? इस तरह से फ्रिक्शन लगते हैं। अब जैसे मान लो हम तुमसे कहें एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, A B C, इस पे फोर्स हमने F लगाया, और अगर इस पे फोर्स F लगाया हमने जब, और सारा सिस्टम ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, सब रुके हुए, ऐसा गिवन विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। हमने कहा डिसाइड करो फ्रिक्शन की डायरेक्शन, सब रुके हुए ही है। तो आप ऊपर से ही सोचते हैं कि अगर आपने इस पे फोर्स लगाया पर ये रुका हुआ है तो किसने रोका होगा इसको? Fr1 ऐसे लगा होगा। ये B ने A पे लगाया होगा, तो इसका रिएक्शन B पे कैसे लगा होगा? इस पे। तो इस फ्रिक्शन ने B को आगे ले जाने की कोशिश करी होगी। तो जैसे B में आगे कोशिश हुई तो यहाँ पे B पे फ्रिक्शन कैसे लग जाएगा? या ऐसे सोचो, रुका है तो Fr1 को कोई तो बैलेंस कर रहा हो। तो अगर B पे Fr1 इधर जा रहा है, आप ऐसे सोचिए A पे F इधर लग रहा है और A चल रहा नहीं है, तो कोई तो कैंसिल करेगा ना। ऐसे भी सोच सकते हो। तो फ्रिक्शन इधर लग गया, इसका रिएक्शन इधर लग गया इस पे। तो B पे अगर ये आगे लग रहा है तो इसको रोकेगा फ्रिक्शन, इसका रिएक्शन C पे ऐसे लग गया, और इसका इसे रोकने के लिए फाइनली ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन ऐसे लगाएगी, ग्राउंड पे ऐसे लगेगा। और चूंकि रुके हुए हैं तो सब बराबर होंगे, F इज इक्वल टू Fr1 होगा, Fr1 इज इक्वल टू Fr2 होगा, क्योंकि हर ब्लॉक पे देखो अलग अलग बनाओ ना, एक पे F लग रहा है, F और इधर Fr1, बीच वाली बॉडी पे Fr1 इधर लग रहा है, Fr2 इधर, तीसरी वाली पे Fr2 इधर लग रहा है, Fr3 इधर लग रहा है, और कोई भी बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर होंगे तभी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ से आ जाएगा F इक्वल टू Fr1, यहाँ से Fr1 इक्वल टू Fr2, यहाँ से Fr2 इक्वल टू Fr3, सारे फ्रिक्शन। यानी ऊपर वाली बॉडी पे फोर्स लगाए तो नीचे हर जगह फ्रिक्शन लगेगा अगर सिस्टम रुका हुआ। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दूं, मैं तुमसे कहूं ये रफ है और ये भी रफ है, दोनों रफ हैं। तो अगर ये दोनों रफ हैं लेकिन हमने इस पे इतना फोर्स लगाया कि कोई मूव नहीं कर रहा है, ऑल ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, सारे ब्लॉक्स रेस्ट पे है ना। तो अगर सारे ब्लॉक्स रेस्ट पे हैं तो अब आपको ये देखना है
कि बताओ यहाँ फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, यहाँ किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? बी में लेफ्ट पे लग रहा होगा। चलो इस पे फोर्स आपने आगे लगाया होगा, ग्राउंड के रिलेटिव में फ्रिक्शन लेफ्ट पे लग रहा होगा, F1 मान लेते हैं, और ग्राउंड पे आगे लग रहा होगा। ऑफ कोर्स ग्राउंड वाला बना नहीं रहे हम, ठीक। ए और बी के बीच में बताओ किधर लग रहा है? एकांश कह रहा इन दोनों के बीच में लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसी ने कैंसिल कर दिया। आप लोग क्या कहना, ये कुछ भी बोल रहा है। ए बी पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा ए बी के बीच में? बताओ भाई। हाँ? ए पे राइट, बी पे ये उसकी तरह ले लेना, हेल्प तो कर रहा है अभी, वो कर नहीं पा। देखो एकांश ने 100% सही कहा, भले तुक्के इसका हो। अगर ये फोर्स पे लगाएगा और ये फ्रिक्शन की टेंडेंसी खत्म कर देगा, तो फिर इसमें आगे मोशन की टेंडेंसी नहीं रहेगी। या आप ऐसा सोच लो, अगर आपने किसी भी डायरेक्शन में ए पे फ्रिक्शन लगा दिया, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, इसका एक्सेलेरेशन 0 है, जबकि ये चल ही नहीं रहा। कोई दूसरा फोर्स फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए तो है नहीं उस बॉडी पे। केवल ए बॉडी के बारे में सोचो। तो जब तक ए वाली बॉडी के पास एक्सेलेरेशन नहीं, तब तक हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे हो सकता है? यहां आपका जब नीचे वाले पे फोर्स लगाओगे, जब तक नीचे वाली बॉडी आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक फ्रिक्शन नहीं लगता है ऊपर वाली पे। जैसे अगर ये बॉटल रखी है इस पूरे प्लेटफॉर्म पे, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को ऐसे घसीटूं, ऐसे यहां से, अभी बॉटल पे कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, क्योंकि पूरा फ्रिक्शन जमीन ने ही संभाल लिया है। जब तक ये चलेगा नहीं, ऐसे चलेगा, तब फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं यहां पर समझो, यहां ऊपर वाले पे फोर्स लगाया था, सभी पे फ्रिक्शन आएगा। सपोर्ट फाइनल ग्राउंड से मिलना, यहां फोर्स लगा दूं ना, तो इन दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं तब तक, जब तक ये सिस्टम आगे बढ़ेगा नहीं, जब तक ग्राउंड की लिमिट क्रॉस नहीं हो जाएगी। वो बात करेंगे उस पर आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर अगर मैं नीचे वाले पे फ्रिक्शन लगाता हूं और ये रुका रहता है, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन नहीं आएगा। अब न्यूटन्स लॉ सोचिए ना, न्यूटन्स लॉ ही फेल हो जाएगा। आप कहते हो सर फ्रिक्शन लग रहा है, एक्सेलेरेशन है नहीं, ये तो बात अलग हो गई। फोर्स लग रहा है, एक्सेलेरेशन नहीं ग्राउंड के फ्रेम में। समझ में आ रही बात? तो जब तक ये बी आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक बी और ए के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ऊपर चाहे जितनी बॉडी रख दो, नहीं लगेगा। अगर मैं बीच वाली बॉडी पे फोर्स लगाऊं ना, तो जब तक मोशन नहीं होगा ना, यहां तो लगेगा, यहां नहीं लगेगा ऊपर वाली। इस तरह से हम स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करें। हम सवालों के थ्रू समझेंगे, ये सब डायरेक्शन वाला खेल चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन एक अंदाजा दे रहे हैं आपको कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही अपने आई। ये पूरे न्यूटन्स लॉ में सब कुछ एक साथ पढ़ा दिया हमने तुम्हें। स्प्रिंग, टेंशन, फ्रिक्शन बचा लिया, कुछ तो खतरनाक होगा उसका, अलग चैप्टर बना दिया उसको पूरा। 4 क्लास फ्रिक्शन ही पढ़ने वाले हैं पूरा, इसीलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप में ये रियल स्टडी है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। फ्रिक्शनलेस क्या होता है? कुछ होता है क्या? स्मूथ सर्फेस होता ही नहीं है। रियल कैलकुलेशंस तो इसमें होने वाली है ना। चलो, अच्छा सर, जैसे एक न्यूटन है तो उसको अगर हम रियलिस्टिकली सोचना चाहें, तो क्या मतलब एक आलू को जैसे मार दिया तो वो एक न्यूटन? ना ऐसे ना सोचो। तो एक न्यूटन का मतलब हुआ कितना? अगर 1 kg की बॉडी को 1 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ये मान लो कि जैसे अगर मैं कहूं जी की वैल्यू 10 है, तो 100 ग्राम की बॉडी को, मतलब 0.1 किलोग्राम की बॉडी का जो वेट होगा वो 1 न्यूटन। तो 100 ग्राम की बॉडी को हाथ में लेके जितना फोर्स फील करते हो ना, वही 1 न्यूटन। वही तो हुआ। 1 kg की बॉडी जब हाथ में आती है, वो 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है ना। होल्ड करने में जो फोर्स लगाना पड़ रहा है, फोर्स ही तो है, वेट भी तो फोर्स है। 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो चीनी हाथ में लेके जब चलते हो तो 10 न्यूटन फोर्स लगा के, 10 न्यूटन दिया। तो 10 किलो होता है 100 न्यूटन। 10 किलो कितना होता है? 100 न्यूटन। 10 kg उठाने में भारी महसूस होता है। और 100 किलो हो गया 1000 न्यूटन।
100 किलो उठा नहीं पाओगे, सर पे रख दिए पिचक जाओगे। कुछ लोग उठा लेते हैं, मतलब 100 किलो मतलब कितना हो गया, 1 क्विंटल ना, 1 क्विंटल पहले लोग उठा लेते थे, दूध घी खाते थे। तुम तो 20 किलो नहीं उठा, 1000 किलो मीट्रिक टन होता है। और मैं कुछ कहने वाला था, 2 चार्जेस की, अगर एक एक कूलम के 2 चार्ज रख दिए जाए ना, तो कूलम्स लॉ 9 × 10⁻⁹, अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे जाए तो इतना फोर्स लगता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। कूलम बहुत बड़ा यूनिट होता है, आगे पढ़ाएंगे डॉल को। देखो लो कितना, 10⁹ काफी ज्यादा हो गया ना। मतलब कूलम जो होता है ना, चार्ज का यूनिट जो पढ़ते हो तुमने 10 में पढ़ा होगा, बहुत बड़ा यूनिट होता है वो एक्चुअली, है ना। 1 कूलम चार्ज मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ा यूनिट। चलिए, तो ये हम स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ रहे थे। अभी हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ और बातें करेंगे। अभी में से 2 बातें लिखी है। एक तो ये तब लगता है जब 2 सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, परंतु रिलेटिव मोशन की क्या हो, टेंडेंसी हो। दूसरी बात, ये रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी का क्या करता है, अपोज करता है। और तीसरी बात है कि ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, तो इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इस बात का मतलब क्या है, मतलब ये अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को एडजस्ट करता है एज पर द सिचुएशन, एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा एक बड़ी सी ब्लॉक बॉडी रखी है, ग्राउंड में रखी, बहुत बात समझना। हमने इस पे अभी 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, धीरे से पुश किया, और ये बॉडी रुकी हुई है, अभी हिल नहीं रही यहां से। तो आप ये कहोगे कि मैंने कहा यार बेटा, मैंने 1 न्यूटन लगाया, इसको तो एक्सेलरेट हो जाना चाहिए, तो चल ही नहीं रही। तो आप आए, आपने अपना ज्ञान दिखाया मुझे, आपने कहा सर इसमें जो फ्रिक्शन लग रहा है ना सर, उसने बैलेंस कर लिया है, इसका मतलब बेटा फ्रिक्शन 1 न्यूटन होगा। तुमने कहा यस सर, वेरी गुड। हमने अच्छा, तो मेरे मन में विचार आया, नए नए थे हम, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, फ्रिक्शन के बारे में ज्यादा नहीं, तो हमने कहा चलो 1 न्यूटन है, हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। हमने इसको मोशन कराने के लिए 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। हमने कोई बात नहीं, फ्रिक्शन 1 न्यूटन है, पर मैं लेता हूं, इतना तो पता था F = ma, फोर्स आएगा तो बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगी, ये तो पता था मुझे। तो हमने देखा कि यार बॉडी फिर से रुकी हुई है, हमने तो 2 न्यूटन कर दिया, फिर भी बॉडी रुकी हुई है, ये तो कमाल हो गया। फिर हमने तुम्हें बुलाया, बेटा ये बताओ यार तुम, कि मैं तो 1 न्यूटन था, मैंने तो 2 न्यूटन लगा दिया, फिर भी नहीं चल रही, ये तो कमाल हो गया, फ्रिक्शन तुम कह रहे थे 1 न्यूटन है। फिर तुमने बताया सर ऐसा नहीं है सर, फ्रिक्शन बढ़ा घटा लेता है अपने आप, ये चल नहीं रही, इसका मतलब अभी भी एक्सेलरेशन 0 है, तो फ्रिक्शन कितना है, अभी भी 2 न्यूटन, Fs फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, Fr 2 न्यूटन। तो हमने कहा अच्छा, अपनी वैल्यू बढ़ा लेती, तुमने कहा हाँ ये वैल्यू आप बढ़ाओगे, अभी बढ़ाती चली जाएगी ये। तो हमें मजा है, ये खेल में तो मजा आ रहा है गुरु, देखते हैं कितना बढ़ेगा। तो हमने इसको, फिर मेरे दिमाग में एक खुरापात और आया, जब हमने 1 न्यूटन किया, 2 न्यूटन किया, 3 न्यूटन किया, और 3 न्यूटन करते करते ये बॉडी मूव ही नहीं कर रही। तो मैंने कहा यार जितना बढ़ा रहे उतना बढ़ जा रहा है। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अच्छा, अनपढ़ आदमी, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ, मुझे लगा कि फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है, क्यों ना मैं इधर ही से आके धक्का मार दूं तो इधर ही चला जाए, बताओ। तो मैं जो है अनपढ़ आदमी, इधर से जैसे बॉडी, मैंने कहा अच्छा बेटा फ्रिक्शन, क्यों ये जो मेरे अपोज में एमएससी की पार्टी में आके सपोर्ट कर दूं इसका। तो मैं ये सोच के इधर से फोर्स लगाने लगा आके, और जैसे ही मैंने इधर से फोर्स लगाया, बॉडी फिर रुकी हुई है। फिर मैंने पढ़े लिखे इंसान को बुलाया, आयुष को, हमने आयुष यार ये कोई ये हमने तो इधर से लगाया, ये फ्रिक्शन इधर लग रहा था, बॉडी फिर नहीं चल रही, अब तो चलनी चाहिए दोनों फोर्स। तब आयुष ने बताया सर मैग्नीट्यूड ही नहीं, डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है ये, इसकी बस एक ही है कि टेंडेंसी बदली तो ये अपनी डायरेक्शन बदल देगा। अभी बॉडी पे फोर्स आगे ले जाना चाह रहा था, फ्रिक्शन इधर लग रहा था, अभी फोर्स इधर ले जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन किधर लगने लगा, इधर।
इसका मतलब तो इस अनपढ़ हमको अनपढ़ आदमी को बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई कि अच्छा मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लेता, डायरेक्शन भी, यानी दोनों तरफ से फोर्स लगाओ यार, बात तो बराबर ही है। तब फिर हमें गुस्सा आया, अनपढ़ आदमी क्या करे, जब बात बुद्धि से नहीं चली तो फिर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर हमने कहा बॉडी को आओ देख लेते, कितना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास। तो भैया फिर हमने 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन बढ़ाते चले गए। फ्रिक्शन भी कहे मैं अभी जिंदा हूं, तुम ले कैसे जा सकते हो, बॉडी को जाने नहीं दूंगा, और मैं कहूं कि लेके जाऊंगा। तो एक टाइम ऐसा आया बढ़ाते बढ़ाते, लेट अस सपोज 20 न्यूटन फोर्स पे फ्रिक्शन हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। अभी रुका तो है पर फ्रिक्शन मान लेते हैं अभी लास्ट स्टेज पे है, ये कैसे पता चला, ऐसे थोड़ी ना पता चलेगा। बढ़ाते 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 20 न्यूटन तक मोशन नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे, एकदम थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे 20 से बढ़ाया बॉडी चल पड़ी अचानक से। ये क्या है, हमने कहा चलो अब तो कुछ तो खेल हुआ। इससे 2-3 बातें हमने डायरी में नोट करते जा रहे थे, अनपढ़ आदमी शिक्षा ले रहा है धीरे धीरे। पहली बात हमने नोट करी, फोर्स बढ़ाने पे फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा से घटा सकता है, कम लगाओगे कम लगेगा, ज्यादा लगाओगे ज्यादा लगेगा। दूसरी बात हमने देखा फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन भी एडजस्ट कर सकता है, इसीलिए कैसा फोर्स है। तीसरी बात हमने कहा इसका मतलब क्या बॉडी चलेगी नहीं कभी, तो हम जब अपनी जिद पे आ गए, हमने फोर्स को बढ़ाना चालू किया, तो एक टाइम तक तो बॉडी रुकी रही, पर एक कहां गई, एक टाइम के बाद बॉडी मूव कर गई। 20 न्यूटन के बाद बॉडी मूव कर गई, 20.001 जैसे किया बॉडी मूव कर गई, तो फिर डायरी में नोट किया। मतलब फ्रिक्शन अपनी ताकत बढ़ा तो सकता है, लेकिन जैसे हर इंसान के पास एक ताकत होती है, उतनी ताकत ऐसे फ्रिक्शन के पास भी एक ताकत है, मतलब उस ताकत से ज्यादा ताकत नहीं लगा सकता। बात समझ में आ रही है। तो इससे ये पता चला कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ा तो सकता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता। उस लिमिट को हमने नाम दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लिमिटिंग के बीच में कुछ भी हो सकती है, जरूरत के हिसाब से लगता है। जब 2 न्यूटन जरूरत होती है तो 2 लगता है, जब 4 तो 4, हमेशा लिमिटेड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यानी ये बात समझ में आ गई कि स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या होती है, एक लिमिटिंग वैल्यू होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसका मतलब हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को 0 से लिमिटिंग के बीच में कुछ भी कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में रख सकता है, और जैसी रिक्वायरमेंट होगा वैसे। मान लो ये 0 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है 1 न्यूटन लगे, हो सकता है 2 न्यूटन लगे, हो सकता है 11 न्यूटन लगे, हो सकता है 17, हो सकता है 20। ये पक्का है कि 20 से ज्यादा नहीं लगेगा और 0 से कम नहीं लगेगा। 0 मतलब नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो कहने का मतलब ये फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा घटा सकता है। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना फोर्स लगाया है, बॉडी में क्या सिचुएशन है। मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं, आपको ऑब्जर्व करके पता करना पड़ेगा कि यहाँ कितना फ्रिक्शन लग रहा है। हाँ, इतना जरूर है इन दोनों के बीच में ही कुछ लग रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हालांकि इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी हमने पता किया कि कितना फ्रिक्शन लगेगा, और एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हो। जैसे ही वो मिनिमम फोर्स जहां से मोशन शुरू हो जाए, मान लो 20 तक मोशन नहीं हुआ, 20 के तुरंत बाद मोशन शुरू हो गया, तो हम समझ गए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 20 न्यूटन है। 20 से ज्यादा नहीं बढ़ पाया। बात समझना, जब हम अपनी पे आ गए तो फिर आ गए, है ना। तो इस तरह से ये थोड़ा सा फ्रिक्शन का इस सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने छोटी सी स्टोरी आपको सुनाई है, वो इस छोटे से सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है कि इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। और दूसरा ये भी बात है, इट कैन एक्ट अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू विच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक लग सकता है, जिसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है उसकी बात भी अभी उसके लिए एक छोटी स्टोरी और सुनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लिख सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कैन हैव एक्ट अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू which is called limiting friction. स्टैटिक फ्रिक्शन, तो बच्चों इसका मतलब Fs की वैल्यू, Fs फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों अभी मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला कैसे निकाला जाए।
और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख लो, अभी बताऊंगा आया कैसे, म्यू एन। चलो अभी बता ही देता हूं। भाई आर बता दे नॉर्मली। तो आओ देखो, छोटी सी स्टोरी सुनो। एक छोटा सा टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन ये तो पता चल चुका था कि एक अधिकतम फ्रिक्शन होता है, एक अधिकतम फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं हो सकता किन्हीं दो सरफेस के लिए। रह गया है हमें उसका फॉर्मूला डिराइव करना या उसको समझना कि फॉर्मूले की को कैसे स्टैब्लिश किया गया, उसकी स्थापना कैसे। तो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है बच्चों। हमने ये जानने का प्रयास किया, एक बॉडी रखी सिंपल, उस पर फोर्स लगाया और लिमिटिंग कंडीशन में फोर्स लगाते गए। लिमिटिंग कंडीशन, तो ऑफ कोर्स लिमिटिंग कंडीशन है तो फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा। मतलब हमने जैसे बॉडी को अगर चेक करना हो, हमने तुमसे कहा जरा बेटा चेक करके बताओ इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, तो तुम आए और तुमने फोर्स लगाना चालू किया। धीरे धीरे तुम फोर्स को बढ़ाते गए। जिस फोर्स पे, अगर ग्राउंड पे रखा है, जिस फोर्स पे बॉडी ने जैसे मोशन चालू कर दिया, स्लिप चालू कर दिया, वैसे तुम समझ गए कि सर 20 न्यूटन तक स्लिप नहीं करा था, इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को 20 तक ही बढ़ा पाया। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी 20 न्यूटन इन दिस केस। अगली नई बॉडी रखी बेटा, आप चेक करो, तुम्हारे साथ 30 पे मोशन हो रहा है, 30 लिमिटिंग है। 40 पे शुरू हो रहा है, 40 के जस्ट बाद 40 लिमिटिंग है। समझ रहे हैं ना बात? तो ऐसे हम एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि लिमिटिंग कितना है। तो हमने बच्चों क्या किया, हमने डिफरेंट डिफरेंट बॉडी रखी मासेस बदल बदल के, और हमने एक टेबल बनाई, एक ऑब्जर्वेशन किया। टेबल में हमने मासेस बदलते गए। मान लो मास बदल दिया हमने, ठीक है। तो अगर हमने मान लो पहले मासेस इसमें रख लेते हैं, मासेस हो गया, ठीक है। मान लो बॉडीज, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी है, ये मासेस हो गए। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। सबसे पहले बॉडी ए हमने रखी M1 मास का, जिसके नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं M1G था। यहाँ सरफेस पे जो नॉर्मल था ना, अभी फिलहाल हम मान लेते हैं ये नॉर्मल N1 था। तो N1 नॉर्मल था, मैं N1 लिख देता हूँ नॉर्मल। M2 मास था, मान लो N2 नॉर्मल था। M3 मास था, N3 नॉर्मल था। बनाने की जरूरत भी नहीं, समझ लो बच्चों। जैसे जैसे हम बॉडी चेंज कर रहे थे, लेकिन हमने एक चीज चेंज नहीं करी, हमने इस बॉडी का मटेरियल चेंज नहीं किया, सरफेस फिनिश वैसी रखी। सिर्फ बॉडी का साइज बड़ा कर दिया, बॉडी का मास बड़ा कर दिया, जिससे नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता गया। मतलब नीचे वाली जो सरफेस थी वो भी वही रह गई, और जैसे वुडन ब्लॉक है तो वुडन ब्लॉक ही बार बार रखा हमने, मटेरियल चेंज नहीं किया। मतलब जिन दो सरफेस को कांटेक्ट में रख रहे थे उनको चेंज नहीं किया हमने। तो जब हम बॉडी को बदलते गए, मासेस को बदलते गए, तो उनके सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन चेंज होते, जिससे लिमिटिंग फ्रिक्शन भी चेंज होते रहे। भारी बॉडी को मोशन कराने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, हल्की बॉडी को मोशन कराने में कम लगाना पड़ा। इससे ये पता चलता गया कि भाई पहली वाली बॉडी में लिमिटिंग फ्रिक्शन F1 आ रहा है, मान लेते हैं F लिमिटिंग 1 आ रहा है, दूसरी वाली में लिमिटिंग 2 आ रहा है, तीसरी वाली में 3 आ रहा है। तो अगर हम ये दो मटेरियल नहीं चेंज करें, लेकिन बॉडी का मास बढ़ाते गए, चेंज करते गए, घटाते गए, नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता गया, इससे फ्रिक्शन भी चेंज होता गया। एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया कि ये नॉर्मल चेंज हो रहे थे, फ्रिक्शन भी चेंज हो रहे थे, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रेशियो था वो चेंज नहीं हो रहा था। ये बेटा चेंज नहीं हो रहा था, ये उतना ही था। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो चेंज नहीं हो रहा था,
मतलब अगर हम 2 kg की बॉडी रखें तब भी इस रेशियो उतना ही आ रहा था, 10 kg की बॉडी रख दी तब भी उतना ही आया। ये रेशियो तब चेंज हुआ जब मैंने मटेरियल चेंज कर दिया। जैसे मैंने 4 kg की बॉडी रखी, लकड़ी की बॉडी 4 kg की रखी, उसकी जगह मैंने आयरन की 4 kg की बॉडी रख दी, फिर रबड़ की 4 kg की बॉडी रख दी, प्लास्टिक की रख दी 4 kg की बॉडी, तब जाके नॉर्मल नहीं चेंज किया फिर भी रेशियो चेंज हो गया। इससे ये पता चल गया कि जो रेशियो होता है ना, ये हमारे मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, नॉर्मल पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्योंकि नॉर्मल चेंज हो रहा है फिर भी लिमिटिंग फ्रिक्शन उसी रेशियो में चेंज हो जा रहा है, रेशियो वही रह रहा है। रेशियो जो ये था कैसा था बेटा? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब बदल रहा था? जब हम मटेरियल चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड कर रहा है, ये वेट पे, मास पे, नॉर्मल रिएक्शन पे, फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा बेटा। तो हमने कहा भैया किन्हीं 2 मटेरियल के लिए किसी सरफेस पर लगने वाला लिमिटिंग फ्रिक्शन और उस सरफेस पे लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन का जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हमने कहा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहा? यहां से हमें पता चला कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज समथिंग म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, चाहे आर से लिख दो चाहे एन से लिख दो, म्यू एस इंटू, याद रहे एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस सरफेस। जिस सरफेस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे उस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन है, एंड एन इज नॉट ऑलवेज एमजी। आपकी बुक्स में हो सकता है म्यू एस एमजी लिख देते हैं वो लोग। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि अगर ब्लॉक ऐसे रखा है तो एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एमजी की। लेकिन अगर मैं एक फोर्स ऐसे लगा दूंगा तब तो एन की वैल्यू एमजी प्लस एफ हो जाएगी। इसलिए आप समझदार हो, कभी भी इसको म्यू एस एमजी मत याद रखना। क्या याद रखोगे? म्यू एस इंटू एन, और सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाला करना। ठीक है, तो आप यहां समझ गए कि म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टू मटेरियल्स, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। अगर 2 सरफेस कांटेक्ट में किसी एक को भी बदल दोगे तो म्यू एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर अगर इन दोनों में से किसी को नहीं बदलोगे, उनकी सरफेस फिनिश, उनकी रफनेस को चेंज नहीं करोगे, सरफेस वैसी की वैसी रहेंगी, तो मासेस बदलने से या ब्लॉक्स के नॉर्मल रिएक्शन बदलने से, फोर्सेस बदलने से फ्रिक्शन बदलेगा, पर म्यू की वैल्यू चेंज, म्यू मटेरियल के चेंज होने पे ही चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो लिख लीजिएगा प्रॉपर्टी में। एक बार बड़ा प्यारा सवाल पूछा किसी को, बिट 6 में किसी में आया था, मुझे याद नहीं, उन्होंने बाकायदा लिखा, उनका एज वी नो दैट म्यू एस इज इक्वल टू लिमिटिंग अपॉन नॉर्मल। तो बताइए नॉर्मल अगर डबल कर देंगे तो म्यू एस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत सारे बच्चे लिख दिया आधा हो जाएगा। अबे नॉर्मल डबल करने से क्या म्यू एस आधा हो जाएगा? नॉर्मल डबल करने से ये डबल हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, एन डबल करोगे तो ये डबल हो जाएगा, पर ये रेशियो नहीं चेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो कंफ्यूज कर देता है, खुद ही ऐसे बता के गड़बड़ न करना। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। हंगामा है क्यों बरपा, ना लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां के बीच में लाई करेगा? 0 से म्यू एस एन के बीच में लाई करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ भी, कोई पूछे क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, कह देना कोई फॉर्मूला नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है म्यू एस। इसमें से नहीं मतलब यार लिखना पड़ेगा। कभी जैसे क्रिकेट का मैच देखने का मन कर गया, हाँ समय मिलता है? नहीं, नहीं टाइम नहीं मिलता बहुत। आजकल मैं पिछले कई सालों से टाइम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ।
सोचता हूँ कि कुछ करूँ, बहुत बैच होते हैं यार, 10-11 साल हो गए, अब सोच रहा हूँ कुछ कम कर दूँ। इस बार कम करने के लिए सोचा था, तो काकादेव में हम और एक सर साथ में ज्वाइन होके पढ़ाने लगे कि सर, नहीं, रघुराज सर, तो हम और रघुराज सर साथ में पढ़ाने लगे ये सोच के कि 4 बैच होते हैं, 2-2 बैच पढ़ा लिया करेंगे, कुछ टॉपिक सर, कुछ हम पढ़ा लिया करेंगे। तो फिर नीट पढ़ाना शुरू कर दिया हमने काकादेव में, तो उसमें भी थोड़े बैच एंगेज, तो जितना कम किया था उतना बढ़ गया। वो तो मैंने शुरू किया था इस चक्कर में कि मतलब उसमें टीचर्स को बुलाने वाला था, लेकिन कोविड आ गया, तो बच्चे थोड़े से, उनकी फीस ले ली। अब रिफंड कैसे दे, वो बच्चे बोले नहीं सर हमने फीस दी थी रिफंड के लिए, तो नहीं दी थी, आप पढ़ाइए। अब हम किसी से कहेंगे 3-4 बच्चों को पढ़ा दो, तो हम चुपचाप खुद ही पढ़ा देते हैं 9th वालों को। प्लान किया था बैच बढ़ाएंगे, टीचर्स भी बुलाए थे, हमने सारा कुछ किया था, मतलब हम खुद पढ़ाने के लिए नहीं बुलाए थे, लेकिन अब जब बच्चे ही नहीं हुए तो 4 बच्चों को पढ़ाने कौन ही टीचर आएगा वहां से इतनी दूर से। तो उसके लिए किसी तरह 1 घंटा निकालते हैं, हफ्ते में 2 दिन पढ़ाते हैं। फिजिक्स 2 दिन, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन बायो, साइंस तो 6 दिन होती है ना। हम नहीं पढ़ाते। अभी समझ लो 4 बच्चे हैं, 4 फैकल्टी हैं, 4 बच्चों को 4 फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। बायो अलग पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहे हैं, मैथ्स प्रवीण सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहे हैं। पुली उली पढ़ा दिए सर, पुली सिखा दिया है, इतना फ्रिक्शन सब सिखा दिया, इतना फ्रिक्शन आता है। अब हम पढ़ाएं, कुछ तो सिखाई दे, लेकिन पहले हमने उनको उतना ही पढ़ाया जितना जरूरत है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा। सेकेंड राउंड में 5 चैप्टर थे, छूते ही खत्म हो गए। 10 कहाँ होते, 5 ही तो हैं। अच्छा, एनसीईआरटी के हिसाब से तो 5 चैप्टर ही थे। 9th में फ्रिक्शन इतना डिटेल में कहा। अब नेक्स्ट सेशन से प्रॉपर बैचेस बनेंगे, सब अलग अलग, 9, 10, 11, 12 सबसे पहले पढ़ाया करेंगे हम, थोड़ा पढ़ाया करेंगे 9, 10 को। हफ्ते में 1 क्लास लिया करेंगे 2 घंटे। हमको छोटे बच्चों को पढ़ाने में ज्यादा अच्छा लगता है। 11, 12, 9, 10, 13 वाले तो एकदम कचड़ा भर के आ जाते हैं, सब जाने का। पहले से ऊट पटांग सब सीख के आ जाते हैं। तुम लोग तो चलो फिर भी 9, 10 से आए हो तो मान गए, अच्छा सर रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं। हाँ, 13 वाले ऐसे नहीं मानते, पहले 4 एग्जाम्पल देंगे, हमको समझाएंगे पहले, सर वो वाला देखो आप एग्जाम्पल जरा, वो वाला। फिर हम कहेंगे हाँ बताओ कौन सा वाला, फिर उनको पटरी पे लाते हैं, 4 बार कंटाप मारनी पड़ती है, सब सीखर डिलीट करवाते हैं जितना पहले कचड़ा भरा होता है पूरी, फिर रीराइट करते हैं पूरी हार्ड डिस्क, उनकी मेहनत ज्यादा पड़ती है। आओ, तो एक छोटी सी बात और बता देते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि भले ही लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन हो, मान लो एक ब्लॉक है जहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन है, लेकिन अगर आप 4 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 न्यूटन या 4 न्यूटन? 4 ही न्यूटन लगेगा। अगर आप ये 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो कितना लगेगा? अगर आप 20 लगाओगे तो कितना लगेगा? और अगर आप 21 लगाओगे तो नहीं, तो काइनेटिक लगेगा। ये चल पड़ेगा, और जब चल पड़ेगा तो स्लिप कर जाएगा तो काइनेटिक लगेगा। उसके बारे में आगे बताएंगे। इससे एक बात पता चलती है, फ्रिक्शन लिमिटिंग भले ही 20 हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि 20 लगेगा, लगेगा उतना ही जितने की जरूरत पड़ेगी। 20 तक जाता है, 20 तक जाएगा। सुनो, तो बेटा हमने क्या कहा, स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। जैसे अभी 4 न्यूटन फोर्स लगाया आपने, 8 न्यूटन लगाया, तो फ्रिक्शन कितना, मतलब जितने की रिक्वायरमेंट होगी। इस ब्लॉक को स्लिपिंग से रोकने के लिए रिक्वायरमेंट कितनी थी? 8 न्यूटन। अभी रिक्वायरमेंट कितनी है? 10, तो 10 लगेगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे नहीं लगता है, उतना लगता है जितने की जरूरत पड़ती है। एक पॉइंट और लिख लेते हैं हम लोग, हाँ लगने को लग सकता है मैक्सिमम लिमिटिंग तक, अगर जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। तो आप स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पॉइंट और बढ़ा दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन
always acts at its required value. At its required value. अभी हम क्वेश्चन तो एक साथ ही करेंगे स्टैटिक काइनेटिक के, पर एक दो छोटे छोटे एग्जांपल बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई एक ब्लॉक है, मास इसका 10 किलोग्राम है, एक फोर्स इसको 40 न्यूटन घसीट रहा है और म्यू की वैल्यू 0.7 है। मैंने कहा बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा। दो चीजें मैंने पूछी आपसे। फ्रिक्शन मुझे नहीं पता स्टैटिक है काइनेटिक। सबसे पहले आप कैसे सोचोगे इस सवाल के बारे में? आपने कहा कि अच्छा एक फोर्स इधर लगेगा तो फ्रिक्शन इसे रोकने का प्रयास करेगा। अभी आपको नहीं पता है कि मोशन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले आप लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालोगे तो जो वेट लग रहा होगा 10g, g को 10 ले लेना, 100 ये नॉर्मल, तो आप तुरंत समझ गए नॉर्मल 100 होगा। ज्यादा से ज्यादा कितना फ्रिक्शन लग सकता है, सकता शब्द समझिए, लगेगा ये पता नहीं है पर कहां तक लग सकता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया 70 म्यू इंटू एन, 0.7 इंटू 100, 70 न्यूटन। इसका मतलब 70 न्यूटन तक अपनी ताकत बढ़ा सकता है फ्रिक्शन। तो जब 40 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो क्या ये जाने देगा आगे? ये कह रहा है मेरे पास तो 70 न्यूटन है, मुझे 40 को ही रोकना है। तो ये 70 न्यूटन से फोर्स कम है, इसका मतलब ये फोर्स घसीट नहीं पाएगा बॉडी। लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर ज्यादा होता तो ये मोशन करा सकता था, क्योंकि फ्रिक्शन फिर 70 के बाद बढ़ ही नहीं पाता, 80 लगा दो मोशन हो जाएगा। इसका मतलब है 70 न्यूटन ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम पड़ गया, मोशन नहीं करा पाया, जिससे हमने ये डिसाइड किया कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। इसका मतलब मोशन नहीं होगा, ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, स्लिपिंग नहीं होगी। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अब मुद्दा है कि कितना लगेगा। तो आधे बच्चे कह देते 70 लगेगा। 70 क्यों लगेगा? जरूरत तो 40 की है ना केवल। तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा केवल 40। इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो लग रहा है वो 40 न्यूटन लग रहा है। कितना फ्रिक्शन? तो एक सवाल और पूछा जाता है, इसको आगे हालांकि हम डिटेल में करेंगे। ये जो फ्रिक्शन लगाया है 40 न्यूटन, ये ग्राउंड ने लगाया है, ब्लॉक पे लगाया कि नहीं? कैसा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। और एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगाया है, ये भी ग्राउंड ने लगाया, ये भी कांटेक्ट फोर्स है। यानी कि ग्राउंड ने इस बॉडी पे कितने फोर्स लगाए? एक या दो? एक नॉर्मल फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों कांटेक्ट हैं क्या? इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा 90 डिग्री पे, इसे कहते हैं रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं? तो कभी भी रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स पूछा जाएगा तो आंसर आएगा फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस नॉर्मल। मतलब 40 न्यूटन फ्रिक्शन है और नॉर्मल 100 न्यूटन है, दोनों रख दो आंसर आ जाएगा। याद रखना वही फ्रिक्शन लगना जो लग रहा है। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स और टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स का रिजल्टेंट होता है रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, and you can say these are two components of this resultant contact force. So this is called contact force, yes कह सकते, या resultant contact force कह सकते हो। अगर सिर्फ contact force लिखा है तो भी उसका मतलब resultant। याद रखना, कई बार आपसे अब यही मैं पूछता था, बताओ what is contact force between the two surfaces, तो तुम नॉर्मल की वैल्यू बता देते। कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन भी है, कॉन्टैक्ट फोर्स नॉर्मल भी है। रफ सरफेस होने के बावजूद अगर कभी कॉन्टैक्ट फोर्स आपसे पूछा जाए तो आप हमेशा रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स बताना, नॉर्मल अकेले मत बता देना। बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी चीजें अभी सीखते चलेंगे धीरे धीरे, है ना? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। तो अब हम थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सवाल फिर से, ये जस्ट एक सवाल इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, ये स्टेटमेंट समझाने के लिए कि फ्रिक्शन पूरा नहीं लगता, उतना ही लगता जितने की जरूरत होती है। रोज एक पेन गिरता है यार यहाँ पे, लेकिन रोज कोई निकाल लेता है, ये भी ताज्जुब की बात है। तो ये भी फिर कोई निकाल लेगा। हमारे जो चीफ मैनेजर हैं मिस्टर अमर मिश्रा जी, वो जो है IIM अहमदाबाद से पढ़ के आए हैं। खतरनाक में देख रहे हो, जंजीर लाए हैं, साइकिल मजा ले कोई निकल जाए। अभी हमने कहा भूख लगी, लंच नहीं किया, 2 केले ले आओ। अभी नहीं जाएंगे, फिर साइकिल चोरी हो जाएगी। हमने कहा चलो ये डेडिकेशन तुम्हारा। अभी समझ लो, अब जब तक जान में जान है वो साइकिल जाने नहीं देंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह वो भी। उस दिन बारिश हो रही थी ना, इस चक्कर में मौसम का फायदा उठा लेगा। अब हम चाहते हैं कि दोबारा वो फिर आए। क्यों?
मजा आ जाएगा। अगर वो दोबारा आ जाए तो हम लोग क्या हाल करेंगे उसके, क्यों? गुस्सा है तुम्हारे अंदर की नहीं? मजा है उसको पीटने। बिल्कुल, बहुत मजा आया। ऐसे मेरे साथ हुआ था एक बार, जब मैं पहली बार मथुरा वृंदावन गया तो प्रेम मंदिर के बाहर, मतलब मैं बहुत जनरली बहुत सस्ते कपड़े जूते पहनता हूँ, पहली बार मैंने महंगे जूते, मतलब अपनी जितने महंगे मैं नहीं पहनता, जनरली 7-8 हजार के रेंज में जूते खरीदे नाइकी के, बड़े पसंद आए मुझे, और उन जूतों को मैं कभी कभार पहनता था, बड़े कंफर्टेबल थे, 2 ही 3 दिन पहना था। तो पहली बार गया, 10 पूरी फैमिली के साथ, सबकी चप्पल जूते थे, मैंने बिल्कुल छुपा के रखे अंदर। मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके आए, सैटरडे का दिन था, जूते गायब हो गए, चोरी हो गए जूते। अब हमें घोर दुख हुआ, हमें दर्शन करने में आनंद ना पड़ा, तो नए जूते खरीदे थे, कोई ले गया। माता जी हमारी समझा रहे, कोई नहीं बेटा, सनीचर ले गया पैर का। हमने कहा सनीचर तो ले गया, ये छुआ गया हमारी तो माता जी समझाने का प्रयास करें, हमें मन न लगे यार, जूते चुरा ले गए, हम बहुत हम नाराज। या 2-3 महीने पहन लेते तो बात, सुख भी नहीं भोग पाए जूतों का, समझो। और माता जी हमारी, कोई बात नहीं बेटा, सैटरडे का दिन था, सनीचर ले गया पैरों का, जो भी ले गया समझ लेना, कुछ नहीं है, परेशान ना हो। फिर बाहर से दुकान से हवाई चप्पल खरीदी। अगले, हम हर साल जाते थे, फिर हम अगली साल गए सब परिवार, तो अब वहां पर कैमरे वैमरे लगा दिए, हिडन कैमरे लगा दिए हैं, तो चोर पकड़े भी जा रहे। तो हम मंदिर की तरफ से अगली बार गए, हमने पहले मथुरा के बाहर, हमने भैया सबसे सड़ी वाली 20 रुपया वाली हवाई चप्पल दे देना। मथुरा के बाहर पहले चप्पल खरीदी, वो जूते गाड़ी उतार के डाले, चप्पल पहन के हमने कहा दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद हमने कहा दर्शन, तो जब हम प्रेम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, समझिए ये हम रिलेट कर रहे हैं इस स्टोरी को, वहां एक गार्ड दौड़ता हुआ आ रहा था, जब हम दर्शन करके आ रहे थे, एक आदमी को पकड़ के 2-3 घूंसे मारने लगा। तो यार ये गार्ड मार रहा है इसको, उससे वो कैमरे में उसने देखा होगा, वो जूते चुरा के जा रहा था, तो गार्ड्स ने उसको बीच में पकड़ लिया, और उसके पैर इतने बड़े बड़े, जूते इतने बड़े पहने, एकदम नए न्यू जूते, ब्रांड न्यू, नए ढूंढते हैं ये लोग। तो हमने देखा, हमने क्या हुआ, बोला ये जूते चुरा के टक्का रहा है, उसने गार्ड ने पकड़ लिया, बोले चलो तुम लोग बहुत पूरा, और कहा बाकी लोग कहाँ थे, 1-2 और थे, वो भाग गए देख के उसको। तो हम थोड़ी देर, हमने कहा, तो जो हमारे घर साथ बोले कहाँ जा रहे, हमने आ रहे बस आ रहे, हमारा जो पुराना जख्म था वो हरा हो गया। तो गार्ड बोला उसको, जो 1-2 झापड़ मार दे जो देखे। तो हम गार्ड, हमने भैया, हमने हमारे भी पिछली साल गए, 2 झापड़ मार ले तो तसल्ली मिल जाएगी हमको भी। हमने कहा लास्ट ईयर इसी ने चुराए हमारे भी, जो भले कोई दूसरा हो, हमको तो वही नजर आएगा ना उसी से। तो हमने कहा 2 झापड़ मार ले, थोड़ी आत्मा की तसल्ली हो जाएगी। फिर उसको, वो ऑलरेडी इतना मार खा गया कि हमें फिर माता जी ने नहीं, उसको हाँ मारने की जरूरत नहीं। फिर हम भी मजाक ही कर रहे थे, मारते तो नहीं, हम इतने हिंसक प्रवृत्ति के नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन हमें तसल्ली बहुत हुई, उसको 10-20 झापड़ बढ़ गए। हमने कहा भैया हमारी तरफ से भी 2-3 झापड़ मार देना। आप पिछली बार से तो वहां पर, अच्छा वहां कई ऐसे होते हैं दरअसल, जब अब तो खैर काफी कैमरे लग गए, लास्ट ईयर मतलब जब 5-6 साल पहले की बात है, तब हम ही अकेले नहीं थे, एक बगल में और बैठे, बोले भाई क्या हुआ भैया, बोले हमने यार जूते चले गए। भैया हमारे भी तो चले गए। कम से कम 20-20, 25-25 लोग ऐसे आते हैं, जैसे लग रहा है बिजनेस चल रहा है जूते चोरी का, मतलब अजीब है, मतलब ऐसे ऐसे लोग होते। तो वही हमने कहा, अगर दोबारा ये साइकिल चोर अगर आ जाए अगर, तो हम लोग उसका कचूमड़ बना देंगे। ठीक है, चलिए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन पे हम चर्चा कर रहे थे, और विष्णु तो छोड़ेगा नहीं उसको। विष्णु कहेगा रुक जाओ, मुझे भले जेल जाना पड़े, मैं इसका हत्या करके मानूंगा। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। देखो साइकिल की नई साइकिल दिला दी उसको घर, ये बहुत खुशी की बात है। ऐसा हर जगह नहीं होता। हम जब स्कूल जाते थे तो हमारे पास सड़ी साइकिल थी, हम पिताजी से कहते थे नहीं दिला दो, दिलाते नहीं थे। हम जाके बिना लॉक के ऐसे फेंक देते जाते, हे भगवान, रोज दुआ मनाते थे कोई चुरा ले जाए, कोई चुरा ले जाए, कोई चुराता ही नहीं था, इतनी सड़ी थी वो देखने में। और फाइनली जब वो साइकिल बेच दी गई, पिताजी ने एक दिन कहा, बोले बहुत बेकार साइकिल है, इसको निकाल देते हैं, नहीं ले लेते हैं। तो बड़ी दिल खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन का, पिताजी नई साइकिल ला रहे हैं। तो जो भाई साहब वाली साइकिल थी, बड़े वाले भैया वाली, वो हमको पकड़ा दी, उनको नहीं दिला दी। मतलब हम जिंदगी भर तो सेकंड हैंड ही चलाते रहे। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि केयर नहीं करता नई चीजों की। इस वजह से आज भी लोगों को यही लगता है कि हमको मोबाइल और ये सब महंगे आईफोन क्यों नहीं रखने दिया, इसीलिए उन्हें पता आज दिलाओ कल फूट जाएगा।
वो तो बड़ी मुश्किल से ही हमको मिल गया ना, हम तो मतलब 100 रुपया वाला मोबाइल कोई मिले तो वही हमारे घर वाले दिया। अब नहीं हो पाती यार, पढ़ाने में बिजी रहते। आ जाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, क्या हम लोगों ने डिस्कस किया कि काइनेटिक फ्रिक्शन उसे कहते हैं जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन शुरू हो जाए, स्टार्ट हो जाए, तब जो फ्रिक्शन लगता है वो काइनेटिक लगता है। ये सरल है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं। स्टैटिक वाला थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें टेंडेंसी देखनी पड़ती है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो लिख लो फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग, अब पहला लेक्चर है इसलिए इंट्रोडक्शन वाला आराम आराम से पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए फ्रिक्शन में, फिर दर्द तो देंगे ही तुमको ढेर सारा। तो व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन टू सर्फेसेस, when relative slipping between two surfaces starts, when relative slipping between two surfaces starts, then the friction acting between them is called kinetic friction. When relative slipping between two surfaces starts, then the friction acting is called kinetic friction. सेकेंड पॉइंट लिख लो। सेकेंड पॉइंट लिख लो, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। Kinetic friction always opposes the relative motion. Next point. It always acts at its peak value. It always acts at its peak value. Maximum value, peak value. मतलब ये पहले लिख लो, इट ऑलवेज एक्ट्स एट इट्स पीक वैल्यू। मतलब बच्चों ये स्टैटिक के जैसा नहीं है कि 0 होगा तो 0 लगेगा, 1 होगा तो 1 लगेगा, 2 होगा तो 2 लगेगा, एडजस्ट करेगा, दाएं लगेगा, बाएं लगेगा, इधर लगेगा, ये सब कहता है। ये कहता है ये सब फर्जी वाला नहीं, लगूंगा तो पूरा, नहीं तो नहीं लगूंगा। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन तभी लगता ही है जब स्लिपिंग चालू हो जाती है, और ये लगता है आपका म्यू के इंटू एन के बराबर वैल्यू होती है बच्चों, और ये हमेशा इतना ही लगता है। अगर लगेगा तो इतना लगेगा, कम ज्यादा नहीं लगेगा। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन में आपको ये सोचना नहीं है कि कितना लगेगा, जो फॉर्मूला वही लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में लिमिटिंग अगर 70 है तो 0 से 70 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना एक्सटर्नल फोर्स लगाया। पर काइनेटिक कह रहा है देखो अगर स्लिपिंग नहीं तो मैं हूं नहीं वहां, और अगर मैं हूं तो पूरी ताकत के साथ हूं, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह नहीं, जितना मैं जरूरत है उतना लगूंगा। ठीक है, तो पीक वैल्यू पे लगता है हमेशा। और बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्स वैल्यू से कम होती है। मतलब इट इज फाउंड प्रैक्टिकली दैट म्यू की एन इज लेस देन म्यू एस एन। सो म्यू के जो होता है ये प्रैक्टिकली छोटा होता है, लेकिन कभी कभार सवालों में म्यू की एक ही वैल्यू दी जाती है। तो अगर एक ही वैल्यू दी जाएगी तो हम उसी को म्यू एस मान लिया करेंगे, उसी को म्यू के। ये कैसे पता किया गया प्रैक्टिकली कौन छोटा कौन बड़ा? बड़ा सरल तरीका। मान लो ये वाली बॉडी थी, 20 न्यूटन तक मोशन नहीं हुआ, और 20 न्यूटन से जस्ट बढ़ाया तो मोशन हुआ। इसका मतलब पता चल गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 20 है। एक बार मोशन शुरू हो जाने के बाद, एक बार मान लो ये बॉडी मूव करने लगी, अब ये मूव करने लगी, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब ये रगड़ रही है सरफेस पे, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। ये प्रैक्टिकली पाया गया कि फिर इसको 18 न्यूटन से भी काम चल जा रहा था। मतलब अगर हम मोशन होने के बाद 18 न्यूटन भी लगा दें तो इसको मोशन में बनाए रखे था। इसका मतलब है कि अगर ये 20 होता तो ये रुक जाता थोड़ी देर बाद, पर अगर 18 न्यूटन इसे कंटिन्यूअस मोशन में बनाए रखे हुए है, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था? 18 न्यूटन था। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो मोशन को स्टार्ट करने में जितने फोर्स की जरूरत पड़ रही थी, उतने फोर्स की जरूरत कंटिन्यू करने में नहीं पड़ रही थी। मोशन को कंटिन्यू करने में कम फोर्स की जरूरत पड़ रही थी, जिससे कंक्लूड कर लिया हम लोगों ने कि काइनेटिक थोड़ा छोटा हो। बात समझ रहे हैं? पर अब इसको तुम चाहे इतना फोर्स बढ़ा दो, ये 50, 60, 100, 1000, 1 करोड़, ये फ्रिक्शन 18 है तो 18 ही लगेगा काइनेटिक।
इसका मतलब फर्दर फोर्स बढ़ाने पर या मोशन को तेज करने पर काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को एडजस्ट नहीं करता, बढ़ाता है। लगता है तो उतना ही लगता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों। जैसे अगर मैं कहूं कि ये वाला ग्राफ अगर मुझे बनाया जाए, ये फोर्स हम एफ बना रहे हैं और ये फ्रिक्शन लग रहा है, तो फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का एक ग्राफ बनता है इस ब्लॉक पे कि जब तक फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है से बड़ा नहीं है तब तक मोशन नहीं होगा। ये फोर्स की वैल्यू जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर है तब तक मोशन नहीं होगा, और एफ जो होगा वो एफ आर के बराबर होगा। अगर ये बॉडी स्लिप नहीं कर रही है तो फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एफ के बराबर होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन जाएगा। y इज इक्वल टू एम एक्स, लाइन ओरिजिन से पास होती है, और चूंकि y इज इक्वल टू एम एक्स में अगर m 1 है और m होता है tan थीटा, तो tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होगा? 45। स्लोप अगर 1 है तो लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। अरे बताओ भैया, ठीक है। तो ये शुरू में ग्राफ ऐसा बनता है, क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है तो फोर्स के बराबर लगता है। फिर जैसे ये मोशन करने वाला होता है, ये हल्का सा ग्राफ नीचे आता है हल्का सा, और ये फिर ये फ्रिक्शन अब्रप्टली चेंज होता है और फिर थोड़ा कम हो जाता है, देन कांस्टेंट। तो ये वाला जो पार्ट है स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पार्ट काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वैल्यू म्यू के एन है, जो कि इस ग्राफ में थोड़ा सा छोटा होता है। ये म्यू के एन है और ये म्यू एस है। ठीक है ना? इस तरह का आपका इस ब्लॉक को अगर हम पुल करें तो फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स ग्राफ इस तरह का बनता है। ठीक है ना? तो ये लिख लो फटाफट। इस क्लास में हम इसके सारे वेरी छोटे बेसिक एप्लीकेशन कर लेंगे, और अगले 2 क्लास इसी वीक में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे टिल संडे, और नेक्स्ट वीक में पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करवा देंगे। 2 वीक में फ्रिक्शन, सर्कुलर। टेस्ट तो हम रोज ही ले रहे हैं, आज क्विज लेने वाले हैं तुम्हारी। आज टेस्ट तो लेंगे, अभी थोड़ा क्विजेस की प्रैक्टिस कर, फिर टेस्ट लेते हैं। अच्छा, एक क्विज वाले पेपर सीरियसली किया करो तुम, शाश्वत और वरुण, आदित्य और सार्थक, तुम लोग सीरियसली नहीं करते हो। क्विज का टारगेट ये है कि वो क्वेश्चन तुम्हें क्विज ट्राई करने के बाद आने चाहिए सबको। आगे चल के मेन फाइनल एग्जाम्स में और हर जगह, हर सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे वो सारे क्वेश्चन। अभी यही पेपर हुआ नहीं तुम्हारा? 4 को है, 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर तक तो हम क्लास में तुम्हें सर्कुलर पढ़ा देंगे, फ्रिक्शन भी पढ़ा देंगे। बढ़िया है, तब तक तो तुम्हारा ठीक ठाक हो जाएगा। कोलिजन पढ़ा देंगे, कोलिजन 1 दिन का टॉपिक, 1-1.5 घंटे में कोलिजन पढ़ा डालेंगे किसी दिन, यही बुला के ऑफलाइन में ही पढ़ा देंगे, इसी संडे पढ़ा देंगे। या इस क्लास के बाद क्लास तो होती नहीं है, तो इस क्लास के बाद ही 1-2 घंटे क्लास और पढ़ा देंगे। तो आज नहीं, मतलब फिर किसी दिन, है ना? मतलब फिर बीच में आधा घंटा ब्रेक ले हुआ है। अब देखो, रिलेटिव मोशन का अपोज का मतलब क्या होता है? सुनो बेटा, आधा घंटे का ब्रेक नहीं देंगे, 10 मिनट का देंगे। जैसे मान लो ये बॉडी है, ये बी बॉडी है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए तुम्हें फोर्स नहीं देखने होते, सिर्फ वेलोसिटी देखनी होती है कि रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि स्लिपिंग हो रही होती है ना, और जब स्लिपिंग हो रही होती है तो टेंडेंसी की कोई जरूरत ही नहीं है, तो दिखता है साफ साफ कौन किधर भाग रहा है। तो जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी v2 है, और v1 अगर v2 से बड़ा है तो साफ साफ दिख रहा है कि ये बॉडी आगे भाग रही होगी, तो इस पे काइनेटिक पीछे लग जाएगा और इस पे काइनेटिक आगे लग जाएगा। सिंपल बात है। ये स्लो चल रहा है, उसके रिलेटिव में ये आगे जा रहा है, तो इसमें बस आपको वेलोसिटी देख के करना है फ्रिक्शन, है ना? जैसे कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, तुमसे कहेगा ग्राउंड पे एक बॉडी है, फोर्स इधर लग रहा है और बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड इधर है, तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो बच्चे क्या कहते हैं, कहते सर फोर्स इधर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। पहले आपको ये सोचना चाहिए कौन सा फ्रिक्शन है। तो अगर ये बॉडी रगड़ रही है, ग्राउंड पे चल रही है, तो काइनेटिक होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन में फोर्स से कोई लेना देना नहीं, जा तो इधर रही है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आ रही बात?
तो फोर्स तो तब देखना होता है एक्सेलरेशन वगैरह जब स्टैटिक का केस। अब कुछ बच्चे ये कह देते हैं ज्ञानी लोग, सर फोर्स इधर लग रहा तो जाओ उधर कैसे रहिए। आया मन में ना, फोर्स जब इधर लग रहा है तो उधर कैसे जा रही है। तो ये तुम्हें एक टाइम इंस्टेंट का है, आगे पीछे का पता है कुछ। हम कह रहे एक फोर्स इधर लग रहा था 500 न्यूटन, एक 50 न्यूटन इधर लग रहा था। इस 500 के चक्कर में ये आगे इधर भागी जा रही थी। तुम जब तक आए 500 वाला हटा लिया हमने, लेकिन 500 वाला इतनी वेलोसिटी दे चुका था कि अब उसको रिटार्डेशन रुकने में टाइम लगेगा। तुमने उस पल आके देखा जब 500 हट गया था। तुम तो एक टाइम की फोटो देख रहे हो ना, स्नैपशॉट, ना आगे का पता ना पीछे का पता। तो ये प्रश्न तुम्हारा लाजमी है ही नहीं। उस पल क्या हो रहा है वो हो सकता है भाई कि कोई इधर भाग रहा है, तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो, बट अभी धीरे धीरे रुकेगा, स्लो हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी, ये पक्का है कि ये घट रही होगी धीरे धीरे, पर इस पल तो वेलोसिटी है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन सिर्फ किससे जज करोगे? वेलोसिटी देख के, रिलेटिव मोशन देखना। अब ये भी मत दो बोल देना कि वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा ना, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। तुम देखो ना, इसकी वेलोसिटी भी इधर, इसकी वेलोसिटी भी इधर, इस पे वेलोसिटी का अपोजिट, इस पे वेलोसिटी डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोजिट लगेगा। कैसे लगेगा दिखाता हूं। मान लो इसकी वेलोसिटी 4 है, नीचे वाले की 2 है, कम है नीचे वाले की। तो ए की अगर बी के रिलेटिव में देखोगे, जब ए की बी के रिलेटिव में देखोगे तो वी ए माइनस वी बी, तो बी वाली घटाओगे, बी जब पलट के घटाओगे तो ये 2 इधर की तरफ आएगी, आएगी नहीं आएगी? इसका मतलब ए की बी के रिलेटिव में आगे की तरफ होगी, तो फ्रिक्शन देखो पीछे लग रहा है। बी की ए के रिलेटिव में देखोगे तो बी वाले में ए वाले को घटाओगे तो बी की 2 है और ए की घटा दो 4, तो पीछे की तरफ आएगा। इसका मतलब बी वाला ए के रिलेटिव में पीछे की तरफ भाग रहा होगा, तो ए पे बी पे फ्रिक्शन पे आगे लग रहा है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। समझ में आ रही बात मुन्ना मोबाइल? हाँ ठीक, तो आज इतना ही करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है, अगली क्लास में एप्लीकेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्विज लाते हैं, तब तक आप लोग रिलैक्स करिए। It's okay from both of us. AC वर्क अच्छा तभी मुझे पक्का पता हो गया था कि सुंदर सही बोल रहा है। हम कंफ्यूज हो गए थे कि भाई ऐसा कैसे होता है। उसके बाद मैंने बोला था कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा, थोड़ा सा सवाल नहीं आ रहा है। नहीं होता तो भी आधे घंटे हो जाता। Yes, Lord. Oh yeah. Inertia, Galileo. Inertia by Galileo. Galileo. अभी यही तो पढ़ गया और क्या किया? Inertia is that property by virtue which the body is unable to change state of rest uniform. की वजह से काय भी भैया गैलीलियो ने दिया था इनर्शिया पहले। हाँ इनर्शिया का नाम लिया था गैलीलियो? बिल्कुल सर, गैलीलियो ने, मुझे लगा न्यूटन ने दिया। गैलीलियो ने पहले न्यूटन ने उठाया था गैलीलियो, फिर उसको अपने लॉ में शामिल किया। हाँ राइट राइट, न्यूटन के फर्स्ट लॉ। यही तो पढ़ा था सर, यही है फास्ट पार्ट का आंसर हो गया भैया गैलीलियो। Example of perceived motion. One is uniform translatory motion. One is